नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आपको याद होगा कि हमने ये कहाँ आ गए हम इस थंबनेल के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट रवि शुक्ला जी के साथ एक बातचीत की थी। और प्रोफेसर शुक्ला ने वैश्विक संबंधों में और वैश्विक बदलावों के संदर्भ में जिस तरीके से भारत की स्थिति को आंकने की पहल की और जो उन्होंने एनालिसिस दिया, उसके मायने और मतलब बहुत बड़े होने जा रहे हैं। उनके मुताबिक पूरी दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, उसमें भारत अपने आप को कैसे एडजस्ट करके पूरी दुनिया के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस है जिसको आप देखने जा रहे हैं। हमने पहले पार्ट में बताया था कि किस तरीके से दुनिया बदली है और दुनिया के बदलने में तीन कौन से बड़े कारक रहे हैं। उस वीडियो पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे और उसका लिंक भी हम डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ भारत के इस पक्ष को इस वीडियो में आप जरूर देखिए। मैं आपसे इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा क्योंकि पूरे विश्व की वास्तविक व्यवस्था को आपने खोल के रख दिया। ऐसी स्थिति में गणतंत्र के 77वें पड़ाव पर भारत जो रास्ता नापने जा रहा है, जो तय करने जा रहा है, वो इन्हीं परिस्थितियों में अपने को एसिमिलेट करते हुए, अपने सिद्धांतों के साथ बिना समझौता किए हुए व्यवहारिक राजनीति में ऐसी बातें करे, ऐसे कदम बढ़ाए जिससे वो रेलेवेंट बना रहे और अपना लक्ष्य हासिल कर ले जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। भारत ने जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विदेश मंत्री जयशंकर ने बार बार कहा कि भारत आज अपनी जमीन पर खड़ा है और अपनी नीतियां खुद तय करता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शिफ्ट था हमारी उस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली सोच में। और कहीं ना कहीं जो फेंस सीटर कहे जाते थे कि हम दीवार पर बैठे हैं, इस तरफ कूदेंगे या उस तरफ, वो परिस्थिति तय करेगी। नहीं, आज हमने तय कर लिया कि हम अपनी जमीन पर खड़े रहेंगे और वहीं से हम तय करेंगे। इसलिए देखिए, ये जो फ्रेगमेंटेड वर्ड आ रहा है, इसमें भारत ने अपने आप को एक ब्रिज पावर के रूप में लाया है। एक सेतु का काम कर रहा है भारत। चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, वहां शांति सेतु का काम कर रहा है। चाहे आर्थिक सहयोग हो, वहां सेतु का काम कर रहा है। हम ग्लोबल साउथ के बहुत देशों को हम दवाइयां, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे ई रिक्शा जैसी चीजें दे रहे हैं। अभी लैटिन अमेरिका के देशों को बहुत फायदा हो रहा है भारत से ई रिक्शा मंगवा के। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जहां ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, ई रिक्शा उनके लिए बड़ी सहायता। इस प्रकार की कई चीजें भारत एक ब्रिज की तरह दे रहा है, जो ग्लोबल मेजोरिटी का एक उसे लीडर बना रही है। अब इसमें भारत ने किया क्या? एक तो जो उसकी ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है हमारी, तो हमने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी मेंटेन कर रखी है। भारत प्रथम कि पहले हम अपने राष्ट्रीय हित को देखेंगे। जैसे रूस से हमने तेल खरीदना जारी रखा क्योंकि हमें वहां सस्ता मिल रहा था, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, आप जानते हैं कि 80% तक हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने रूस से वो इंपोर्ट जारी रखा। हमने अमेरिका से भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन जारी रखा। और अभी हाल ही में आप देखिए कि जो ईयू से हमारी डील हुई, जिसमें ईयू इंडिया, जो मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना जा रहा है, और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन दिल्ली में आई थी 23 जनवरी को, 4 दिन की विजिट अभी करके गई हैं। तो इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं इस डील को क्लिंच करने में, इस डील को क्लोज करने में बहुत मदद की। मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, इसका फायदा ये होगा कि इससे यूरोप अपने आप को डी रिस्क करेगा। डी रिस्किंग मतलब उनकी सप्लाई चेन कहीं ना कहीं से जो पूरी तरह चाइना पर डिपेंडेंट है, आज उनका आप देखिए कि कपड़ों का मार्केट, उनके स्पोर्ट्स मटेरियल का मार्केट, ये सब चाइना के कब्जे में चला गया है। और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत को इसमें जोड़े, जिससे भारत उनको दोनों चीजें देगा। एक तो बड़ा बाजार भी देगा और दूसरा बड़ा व्यापार देगा। और भारत को भी यही मिलेगा, भारत को बड़ा व्यापार और एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा जोन मिल जाएगा,
25-26 देशों का। तो ये इस रिपब्लिक डे पर अगर हम देखें कि जैसे गेस्ट ऑफ ऑनर भी होंगी, यूरोपियन यूनियन की जो जी 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 प्रेसिडेंट है हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर भी रहेंगी परेड में एज चीफ गेस्ट। ये दिखाता है कि भारत यूरोपियन यूनियन में अपनी रुचि रखता है। फिर हमने अबू धाबी टॉक्स भी की, 25 जनवरी को हमने देखा डोनबास ब्रेक थ्रू के हुआ, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का विषय उसमें उठाया। हमने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी, भाई हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, हम किसी भी राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकते, और एट द सेम टाइम हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में सीधे पार्टी बन के मिलिटरली नहीं शामिल होंगे, जो कि अमेरिका बार बार चाहता है कि हो। आप देखिए, एक बड़ी रोचक चीज समझना चाहिए हमें यहाँ पर। बांग्लादेश को एक केस स्टडी की तरह लेते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया 24 जनवरी को, 15 दिन तक लगभग एक सीज फायर एक्सटेंशन साइन हुआ, जहां सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट फैसिलिटीज ने आईएसआईएस के जो डिटेनीज थे, जो बंदी थे, उनको छोड़ने पर बातचीत सीरिया में होती है। अब आईएसआईएस को कभी अमेरिका नष्ट करना चाहता है, कभी प्रोटेक्ट करता है। जैसे उनका ऑपरेशंस, चाहे वो हमास हो, आईएसआईएस हो, कुवैत में इनके काफी ऑपरेशनल ऑफिसर्स हैं, सब अमेरिका को मालूम है, वो कभी वहां नहीं ध्यान देता। ये चीज इजराइल को भी मालूम है। दूसरी चीज, चाइना का जो अपना एक इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे चाइना ने रिसेंटली बहुत बड़ा एंटी करप्शन प्रो लॉन्च किया, जो हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, जिसमें सीएमसी के वाइस चेयरमैन जांग यूजिया, उनको पनिश करता है, जो पीपल लिबरेशन आर्मी के बड़े नेता थे। अब ये कैसे होता है कि चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश हो, कभी भी वो कोशिश करते हैं किसी भी देश की मिलिट्री की चौथी, तीसरी या दूसरी रैंक में ऐसे लोगों को रखे जो उनके लॉयल हो, और धीरे धीरे यही लोग प्रमोट होकर वहां की सेना के प्रमुख तक एक दिन बन जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं सेना का दृष्टिकोण और संतुलन उन देशों के पक्ष में आ जाता है और अपने ही देश के विरोध में खड़ा होने लगता है। तो इस कोशिश को चाइना ने भांप लिया और तुरंत उन्होंने एंटी करप्शन एक बिगुल के नाम पर ये सब एक्शन शुरू कर दिया। युगांडा में आप देखिए, जो प्रोटेस्ट हुआ कंपाला में प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के बाद, जो यूरी मुसोविनी को जो 7वां टर्म आया, उससे अपोजिशन लीडर बॉबी वाइन ने जो है विरोध करना शुरू किया, और उनके घर में तुरंत मिलिट्री आ जाती है और उनके विरोध को कुचल दिया जाता है। बांग्लादेश को जो मैं कह रहा था, इन चीजों का ध्यान रखता, अगर बांग्लादेश में हम आए तो बांग्लादेश को बार बार इस तरह से सामने रख के अमेरिका चाहता है, भारत के लिए उकसावा देने वाला काम कर रहा है। बार बार ऐसी परिस्थिति है, जैसे हिंदुओं को टारगेट करके वहां उनकी हत्याएं करना, उनकी संपत्तियां लूटना, उनकी स्त्रियों को प्रताड़ित करना, ये सब कार्य किए जा रहे हैं। ये उकसावे का काम कर रहा है। दूसरी चीज, अमेरिका चाहता है कि यहाँ एक जो साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश से कॉन्फ्लिक्ट में अगर उलझ जाता है तो उसका ध्यान यहाँ बट जाएगा, जबकि भारत बहुत संतुलन, आप समझिए, बहुत धैर्य से, कई चीजें होती है जो आम जनता को लगता है सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, लेकिन सरकार कई ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती, लेकिन वो जानती है, उसकी खुफिया एजेंसीज बताए रहती हैं, उसकी खुफिया एजेंसीज सारी जानकारियां देती हैं कि किस तरह से। आप देखिए कि साउथ एशिया कई देशों में अचानक से अमेरिका में पढ़े लिखे पादरियों की बाढ़ आने लगी, और ये पादरी कहीं ना कहीं इनकी जब जांच किया खुफिया एजेंसियों ने, तो पाया कि सब कहीं ना कहीं अमेरिका के कोई फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, कोई एजेंट रह चुके हैं, कोई सेना अधिकारी रह चुके हैं। वो अपनी नौकरी से तथाकथित रूप से निकल के धर्म क्षेत्र में आके धर्म प्रचार में लगे हैं। तो ये सामान्य बात नहीं है। तो भारत का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश हो रही है कि भारत कॉन्फ्लिक्ट में उलझे, जिससे उसकी विकास दर रुके। बिल्कुल। भारत की विकास दर जो एक है 35 तक हम
10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और एक बार भारत 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया, तब अमेरिका जैसे देश भी भारत को किसी प्रकार से दबाव में नहीं ला पाएंगे। जी जी। अमेरिका वही नहीं चाहता। और इन 10 सालों में भारत उस स्थिति में होगा कि वो वैश्विक राजनीति की रीस्ट्रक्चरिंग, पुनर्संरचना के लिए पर्याप्त दबाव पाने में सक्षम हो जाएगा। ये अमेरिका नहीं चाहता। इसीलिए भारत ने अपने आप को बहुत ही शांत से आगे बढ़ाया है और रिएक्ट नहीं कर, जैसे बोर्ड ऑफ पीस में न्योता दिया ट्रंप साहब ने, आ जाइए ज्वाइन होइए, लेकिन हमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। नहीं दिया पब्लिकली कोई रिएक्शन, मीडिया में कोई रिएक्शन नहीं देना, हमारे प्रधानमंत्री ने, ना विदेश मंत्रालय ने, क्योंकि वो जानते हैं ये ट्रैप है। अब आप सोचिए, जो बोर्ड ऑफ पीस में सदस्य 19 फाइनली बने, वो कुछ तो इतने गरीब है जैसे पाकिस्तान, जिनके यहाँ आटा 250 रुपए किलो से ज्यादा महंगा हो गया, लेकिन वो 9,000 करोड़ रुपया उसका परमानेंट सदस्य बनने के लिए दे रहे हैं। उन्हें क्या मिलेगा उससे? तो कहीं ना कहीं से जो मिलिटराइजेशन है, जो वेपन इंडस्ट्री अमेरिका की है, इसके माध्यम से वो भी जाएगी। तीसरी बात अगर हम देखें, भारत जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय मंचों को मजबूत करने की वकालत करता है, उसके बनिस्बत अमेरिका अंतरराष्ट्रीय मंचों को धता बता रहा है, कमजोर कर रहा है। आज यूनाइटेड नेशंस एक हेल्पलेस संस्था की तरह देख रही है। उसके सेक्रेटरी जनरल एक बयान भर दे पाएंगे, नहीं संप्रभुता का सम्मान करो, मादुरो को किडनैप किया, गलत किया, बस इतना कह के चुप हो जाएंगे। भारत जो है चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थान मजबूत हो। बोर्ड ऑफ पीस बना के ट्रंप ने कहीं ना कहीं से मैसेज देने की कोशिश की कि हमें यूएनओ या सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर हैं, उसमें रूस और चीन भी है, वहां वीटो पावर भी इनको है, तो वहां अमेरिका की मनमानी नहीं चल पाएगी। इसलिए अपना खुद का बोर्ड ऑफ पीस बना के वो चाहते हैं कि दुनिया को अपनी तरफ लाए, लेकिन वो सफल होता दिख नहीं रहा है जो उनका एजेंडा है। फिर इस चीज को अगर हम देखेंगे कि भारत इससे क्या उबर पाएगा, बिल्कुल उबर पाएगा, क्योंकि भारत ने जो ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस, इन 3 चीजों के इंडिजनाइजेशन पर, खुद के यहाँ पर निर्माण कार्य पर जोर देना शुरू किया है। आप याद करें, जब जसवंत सिंह जी रक्षा मंत्री थे, जी, तो एक बार उस समय की मीडिया में चर्चा में आया था कि वहां जैक शिराक से बात करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री इजराइल के, रक्षा विषयों पर, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपका देश रक्षा में आत्मनिर्भर तभी हो पाएगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। हमारे दिए हुए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या वेपन से आप आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। फौरी तौर पे भले आप सुरक्षित हो जाएं, लेकिन अगर आप जब तक और इसीलिए देखिए, इस बार भी रक्षा बजट बहुत लगभग 20% बढ़ोतरी की संभावना है, राइट। और हर 4 महीने में कहीं न कहीं से वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत के अलग अलग जगहों पर खुल रही है। ये भारत को सही दिशा में आत्मनिर्भर बनाएंगे। आर्थिक पक्ष में भी हमने जो नीतियां, आज कुछ नीतियां कड़वी दवाई लग रही है जनता को, लेकिन ये नीतियां एक समय के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी। एआई को लेकर जिस तरह से हमने बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, हमारे आईटी मिनिस्ट्री ने बड़ा प्रयास शुरू किया है, ये भारत को अगले 2-3 सालों, क्योंकि एआई अब दुनिया को बहुत तेजी से बदलेगी, तो अगले 2-3 सालों में हमें बहुत जरूरत होगी कि एआई का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो इसको उपयोग भी कर सके और इससे होने वाले जो खतरे हैं उससे बचाव भी कर सके लोगों का। क्योंकि हमने पूर्व में सन 2000 के बाद साइबर सिक्योरिटी की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दिया था, और इसलिए आज की सरकार, आज की हमारी सेना सिर्फ हथियारों से लड़ने की तैयारी नहीं कर रही है, वो ओवरऑल तैयारी कर रही है। नैरेटिव वॉर, एक नया शब्द आप जानते हैं, कहा छिड़ गया है, क्यों नैरेटिव से दुनिया में माइंडसेट बदला जा रहा है। कहीं भी जेन जी का नाम ले लिया, एक नैरेटिव दे दिया और वहां विद्रोह करा दिया। कुछ ताकतें
ये चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो। ये किसानों के आंदोलन के समय भी ऐसी कोशिश हुई थी। ये कोशिश सीए प्रोटेस्ट के समय भी हुई थी, और ये कोशिश पिछले दिनों भी की गई, जो दिल्ली में कुछ तरह के दंगे हुए। अचानक से जो ये एक पैटर्न उभर के आता है, उसमें सिमिलरिटी दिखती है। तो अच्छा, एक विद्वान का मैं पढ़ रहा था कहीं, उन्होंने कहा कि लीबिया, बांग्लादेश और इस तरह के देश जहां विद्रोह हुए, हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ, जहां मिलिट्री एक्शन हुए, वहां पैटर्न उन्होंने ये देखा कि जो गोलियां लगी थी वो माथे पर लगी गोलियां प्रोटेस्टर्स के, और वो गोलियां जो थी, वो जो नेटो गोलियां यूज करता है, बुलेट्स, वो तीनों जगह मिल रही हैं। तो कहीं न कहीं से दिखाता है कि किन लोगों का हाथ है, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और अब अगला ईरान वो लक्ष्य है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस बदलते विश्व अनिश्चित सिनेरियो में भारत अपने आप को मल्टीपोलर दुनिया में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा, बाइपोलर नहीं रहा, ये मल्टीपोलर है, बट विदाउट मल्टीलैटरलिज्म। जहां पर पावर जो है डिफ्यूज हो गया है, शक्ति अब कहीं बहुत ज्यादा किसी के पास नहीं बची है, लेकिन स्टेबिलिटी को जो मेंटेन करने की कोशिश हो रही है, और बाइलैटरल डील से हो रही है, वो कहीं कहीं से रीजनल डील के थ्रू हो रही है, ना कि किसी बड़े ग्लोबल लॉ के थ्रू। अब आप देखिए, इंटरनेशनल लॉ एकदम से लगता है कि बेईमानी है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम धीरे धीरे चलेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के, जिससे कि हम अपने आप को एक मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत राष्ट्र के रूप में बने रहें, क्योंकि हम मजबूत रहेंगे तभी दूसरे को बचा पाएंगे। इसीलिए हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में कूद नहीं रहे डायरेक्ट। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, चूंकि गणतंत्र के इस पड़ाव पर जो कुछ भी प्रोफेसर साहब ने कहा है उस पर अपने विचार रखिए। और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए भारत जिस राह पर चल रहा है कि अब मल्टीलैटरलिज्म को किस तरीके से साधना है, शक्ति किसी के पास बची नहीं है, लेकिन अपने सिद्धांत से उसको व्यवहार में अमल करते हुए भारत सबके साथ अपने सिद्धांतों से कनेक्ट करना चाहता है और अपने विकास की गति को बनाए रखना चाहता है। ये प्रोफेसर रवि शुक्ला जी का कहना है। और अब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से भारत के पक्ष को बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए जो एक मानक होना चाहिए, उस हिसाब से इस पूरे मुद्दे का इन्होंने विश्लेषण किया। इनके विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं, अपनी राय दीजिए और प्लीज कमेंट करिए, सवाल पूछिए। प्रोफेसर साहब से हम उन सवालों का जवाब लेंगे अगले वीडियो में, और ये क्रम जारी रहेगा, क्योंकि अभी तो कुछ 2 ही मुद्दे इन्होंने डिस्कस किए हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि ये पूरा जो डिस्कशन है, इसको 4 से 5 वीडियो में हम ले आएंगे कि भारत किस स्थिति में खड़ा होते हुए इस समय की जो वैश्विक चुनौतियां हैं, अपने आप को सुरक्षित और मजबूत रहते हुए इन चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी दुनिया में शांति कायम की जाए, इसका एक बहुत बड़ा ताना बाना भी बुन रहा है। इसलिए आने वाले समय में चुनौतियां भी हैं, तो भारत के सामने ये भी है कि वो अपने प्रयासों से बहुत आगे जा सकता है। शायद प्रोफेसर रवि जी का यही कहना है। इनकी बातों से सहमत हुई, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की और हम आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। नमस्कार।